Hi, dysmenorrhea is defined as the painful menstruation. It's occur 45 to 95% of the women of the reproductive age. अब हम डिस्मेनोरिया को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज अ प्राइमरी एंड सेकंड इज अ सेकेंडरी. अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? इसका सिंस द ऑनसेट ऑफ द मेनार्की, मतलब एज सच जब भी मेनार्की स्टार्ट हुई है तब से ही अगर फॉर एग्जांपल पेन हो रहा है during menstruation, that is the primary dysmenorrhea. Improve after childbirth के बाद हार्मोनल कंट्रोल की वजह से ये इम्प्रूव हो जाता है. इसके अलावा आल्सो इम्प्रूव विद द एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जब हार्मोन्स पे कंट्रोल आता है तो भी ये इम्प्रूव हो जाता है. उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास इसकी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. अब ये क्या है? पेनफुल पीरियड्स ओवर द टाइम, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे पेन पीरियड्स में इंक्रीज होता रहता है. इन्वॉल्व द सेकेंडरी पैथोलॉजी, इसका हमेशा हमारे पास कोई सेकेंडरी कॉज होता है जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है. अब इसकी एटियोलॉजी में क्या आता है कि वहाँ पे पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है. एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग के एंडोमेट्रियल सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यू, वो एल्सवेयर प्रेजेंट होते हैं देन द यूट्रस. मतलब वो ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब उनकी दो मोस्ट कॉमन जगह हैं जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं. इसके अलावा एडिनोमायोसिस है, मतलब यूट्रस की लाइनिंग के जो सेल हैं वो अगर फॉर एग्जांपल मायोमेट्रियम में ग्रो कर रहे हैं तो एडिनोमायोसिस है. इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई पेल्विस में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करा रहा है तो भी हमारे पास सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है, मतलब पेन हो सकती है ड्यूरिंग मेंसेस. और इसके अलावा सर्वाइकल स्टेनोसिस होती है अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से सर्वाइकल कैनाल अगर ओपन नहीं है तो एट मेनार्की जब आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होता रहेगा और वो उसका मतलब एक्सटर्नली वो लीक नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है सर्वाइकल स्टेनोसिस में और वो पेन कॉज करता है. बाद हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बात करते हैं डिस्मेनोरिया में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को रिएश्योर करेंगे कि दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन कि मेंस्ट्रुअल फेज में हर किसी को पेन होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से या किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसे लग रहा है कि उसका पेन ज़्यादा है तो वो ठीक हो सकती है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं होता तो हमें पेशेंट को मैनेज करना चाहिए. इसके अलावा हम COCPs दे के, मतलब कंट्रासेप्टिव पिल्स दे के उसके मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करेंगे, मतलब कि वो स्कूल डेज में, मतलब उसकी मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्कूल डेज में ना हो या किसी इवेंट वगैरह पे ना हो, तो हम इसे रेगुलेट भी कर सकते हैं कि हॉलीडेज पे हो. इसके अलावा हम इसकी सिवेरिटी का पता लगाते हैं. सिवेरिटी का पता लगाने के लिए हम पेशेंट को हमेशा दो क्वेश्चन पूछते हैं. एक हम उससे ये पूछते हैं कि जी वो पेन किलर कौन सा ले रहा है, हम देखते हैं कि पेन की किस डोज से उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है. इसके अलावा सेकंड पे हम सिवेरिटी को का पता लगाने के लिए उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उसने कभी, अगर फॉर एग्जांपल वो स्कूल गोइंग है तो हम पूछेंगे कि उसने स्कूल कभी ऑफ किया है या कभी जॉब से ऑफ लिया है पेन की वजह से. तो ये हमें पेशेंट की सिवेरिटी बता देगा. इसके अलावा प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो एक इंपॉर्टेंट साइन है, ये फ्लशिंग और नोजिया हो जाता है. ये इस तरह होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फ्लशिंग और नोजिया वगैरह के प्रॉब्लम्स कराते हैं. लेकिन इसमें कोई प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता, ये एट मेनार्की स्टार्ट हो जाता है. फिर जब हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की तरफ आते हैं तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में यही होता है जो हमने पहले डिस्कस किया है कि कोई एंडोमेट्रियल मैस हो सकता है जिसकी वजह से वो एडहेरेंस कॉज करा रहा होता है और फिर पेशेंट जो होता है वो पेन में प्रेजेंट करता है. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट में कोई पेल्विक मैस मिलेगा, दैट्स मीन वहाँ पे एंडोमेट्रियोमा इज प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे एंडोमेट्रियोमा है. इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट के फिक्स्ड यूट्रस है तो वहाँ पे कोई एडहेरेंस वगैरह प्रेजेंट हो सकती हैं. उसके अलावा अगर एंडोमेट्रियल नोड्यूल्स मिलते हैं हमें पाउच ऑफ डगलस में. अब पाउच ऑफ डगलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूट्रस के पीछे और रेक्टम से आगे हमारे पास मिड में पाउच ऑफ डगलस प्रेजेंट होता है. अगर वहाँ पे पाउच ऑफ डगलस में कोई एंडोमेट्रियल नोड्यूल्स वगैरह प्रेजेंट हैं तो पेन कॉज हो सकता है. इसके अलावा अगर इनलार्ज यूट्रस है तो भी हमें फाइब्रॉइड की वजह से इनलार्ज यूट्रस मिल सकता है. इसके अलावा डिस्चार्ज और टेंडरनेस है, अगर वहाँ पर डिस्चार्ज स्मेली भी हो सकता है तो वहाँ पे हमारे पास कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है. अब हमने एग्जामिनेशन में इन सारी चीज़ों का पता लगाना है कि इनमें से कोई प्रेजेंट है या नहीं. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम मोस्टली लिवर वगैरह को इग्नोर कर देते हैं जो नॉर्मल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करते हैं. हम सबसे पहले पेशेंट से कहते हैं वो यूरिनेट करे, मतलब उसका ब्लैडर फिल ना हो, और फिर हम उसके यूट्रस को पैल्पेट करके देखते हैं कि कोई एनलार्जमेंट तो नहीं है या यूट्रस का साइज़ वगैरह नॉर्मल है और वहाँ पे मैसेज वगैरह तो नहीं है या नोड्यूल्स वगैरह तो पैल्पेट नहीं हो रहे. उसके बाद हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं. पेल्विक एग्जामिनेशन में भी हम पेल्विस में देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से
पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर रही है और हम इनमें से कोई फीचर रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रेड फ्लैग साइन का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट ने स्वैब वगैरह लेके या इनमें से कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उससे पता लग गया कि कोई सेकेंडरी पैथोलॉजी है, तो रेड फ्लैग साइन शो करता है वो, और इसके बाद फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कराते हुए हम इसमें सबसे पहले फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, जिसमें हम यूट्रस वगैरह को, वेजाइना और सर्विक्स वगैरह की एग्जामिनेशन कर लेंगे प्रॉपर्ली। इसके अलावा वेजाइनल और एंडोसर्वाइकल स्वैब ले लेंगे अगर वहाँ पे कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो ऑर्गेनिज्म को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसके नीचे हम एक इंसिजन देके लेप्रोस्कोप एक कैमरे के थ्रू हम पूरे एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि अगर यूट्रस के इर्द गिर्द कोई एंडोमेट्रियोसिस वगैरह तो नहीं है, कोई मैस वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हम फ्लोपियन ट्यूब में, ओवरीज में, हर जगह देखते हैं। उसके बाद अगर हमें वहाँ पे कोई सर्वाइकल स्टेनोसिस मिल जाती है तो हम वहाँ पर अल्ट्रासाउंड गाइडेड हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम पेशेंट को ट्राई करना चाहिए कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी ना देना पड़े, हम एक नॉर्मल वे में पेशेंट को क्योर कर दें। हीट जो सबसे ज़्यादा ओल्ड फैशन मेथड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिस्मेनोरिया को कंट्रोल करने में और ये प्रूवन है। इसके बाद हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को ये कह सकते हैं कि वो लो फैट डाइट ले, वेजिटेरियन डाइट भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हम उसे अल्कोहल वगैरह लेने से मना करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो वेनोगैस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं, मतलब मेरीना जो है, हम इसकी इम्प्लांटेशन कर देते हैं। ये जब यूट्रस पे हम प्लेस करते हैं तो ये एंडोमेट्रियल ग्रोथ ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल ग्रोथ ही नहीं होती, वहाँ पे ओव्यूलेशन ही नहीं होती और वहाँ पे ब्लीडिंग ही नहीं होती, तो पेशेंट को पेन के प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता। इसके अलावा हम उसे कंट्रासेप्टिव कंबाइंड पिल दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम पेशेंट का एस्ट्रोजन हम बाहर से दे रहे होते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल लो रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ओव्यूलेशन ही नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन ही स्टार्ट नहीं होती और पेशेंट पेन से बच जाते हैं। इसके अलावा फिर NSAIDs हैं, इसमें हम नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं और हम पेशेंट का पेन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनमें से किसी तरह भी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं उसे। अब जब हम पेशेंट को GnRH एनालॉग्स देंगे तो इसमें भी यही होता है, लेकिन यही होता है कि वहाँ पे एस्ट्रोजन कम हो जाता है और वहाँ पे साथ में फिर मेंस्ट्रुएशन वगैरह ही नहीं होती, ओव्यूलेशन ही नहीं होती। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वहाँ पे पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसके अलावा लास्ट पे हमारे पास आता है, अगर हमारे पास किसी तरह भी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम सर्जरी कर देते हैं। इसमें साइन एंड सिम्टम पैथोलॉजी सच एज एंडोमेट्रियोसिस में हम लेप्रोस्कोपी करते हैं और उसके बाद एडहेनोलाइसिस कराते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे एडहेनियंस हैं तो एडहेनोलाइसिस करा देते हैं और हम ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस करते हैं और ड्रेनेज ऑफ एंडोमेट्रियोमास करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे एंडोमेट्रियोमास है तो हम उनका ड्रेनेज कर लेंगे। थैंक यू।